अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान में भारत का योगदान की इस सीरीज में आज हम वैज्ञानिकों के प्रेरक जीवन एवं उनके योगदान अंतर्गत सुश्रुत के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उल्लेखनीय है कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान भारती के महाकौशल विज्ञान परिषद की प्रमुख प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी के मार्गदर्शन में विज्ञान में भारत के योगदान की एक सीरीज के रूप में इस कार्यक्रम को रचा गया है तथा यूट्यूब के माध्यम से प्रत्येक सोमवार को यह सीरीज प्रसारित की जाती है। कार्यक्रम की संपूर्ण परिकल्पना एवं नवाचार प्रमोद श्रीवास्तव जी का है। प्रत्येक सोमवार को प्रसारित विज्ञान में भारत के योगदान की सीरीज में हम भारत के महान वैज्ञानिकों एवं उनकी खोज के बारे में विद्यार्थियों को परिचित कराते हैं, विज्ञान के कुछ रोचक तथ्य बताते हैं एवं विज्ञान से संबंधित कुछ सामान्य बातें आपसे जानने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आपकी सहभागिता को सम्मानित करने के उद्देश्यों से आपसे मिलने वाले उत्तरों पर अगले सीरीज में हम विज्ञान मित्र के रूप में आपके नाम की घोषणा करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए पिछली सीरीज में पूछे गए प्रश्नों को हम दोहरा लेते हैं और फिर जानते हैं इन प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले हमारे विज्ञान मित्रों को। हमारी पिछली सीरीज भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक वेंकटरामन रामकृष्णन जी पर आधारित थी तथा इस सीरीज में पहला प्रश्न पूछा गया था कि राइबोसोम का क्या कार्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं, जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आनुवांशिक पदार्थों डीएनए या आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में तो सहायता करता ही है, लिपिड के उपापचयी क्रियाओं में भी सहायता करता है। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न था प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यूकैरियोटिक राइबोसोम से किस प्रकार भिन्न है, तथा इसका सही उत्तर है राइबोसोम की दो उप इकाइयां होती हैं जो एक साथ मिलकर प्रोटीन के निर्माण में कार्यरत रहती हैं। इन दोनों उप इकाइयों का आकार एवं गठन प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होता है। मुख्य अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम के बीच यह है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम छोटे होते हैं 70S राइबोसोम, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम बड़े होते हैं 80S राइबोसोम। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मुक्त होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम आमतौर पर नाभिक के बाहरी झिल्ली और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बंधे होते हैं। और इन सही उत्तरों को बताने वाले हमारे विज्ञान मित्र के नामों की हम बड़े ही सम्मानपूर्वक घोषणा करने जा रहे हैं। ये नाम है सर्व सम्माननीय ज्योति सिंह जी, मेधा भागवत जी, उषा प्यासी जी एवं निर्मला भागवत जी। संपूर्ण महाकौशल विज्ञान परिषद परिवार इन सभी विज्ञान मित्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है तथा इनके उल्लेखनीय प्रयासों के लिए इन्हें अपना साधुवाद एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। आपको यहाँ याद दिला दें कि सोमवार को हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको प्रमोद श्रीवास्तव जी के मोबाइल नंबर 7974873610 पर गुरुवार तक प्रेषित किया जाना होता है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान में भारत का योगदान की इस सीरीज में आइए विस्तार से जानते हैं भारत के वैज्ञानिकों के प्रेरक जीवन एवं उनके योगदान अंतर्गत सुश्रुत जी के बारे में। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में सुश्रुत नामक एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक हुए हैं। सुश्रुत का शल्य चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। उनके द्वारा लिखित पुस्तक सुश्रुत संहिता में 300 से भी अधिक प्रकार की शल्य चिकित्सा विधियों, 120 शल्य चिकित्सा उपकरणों एवं शल्य चिकित्सा का विस्तृत वर्णन किया है। गंगा नदी के तट पर रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और बाद में वही अपनी चिकित्सा कला का अभ्यास किया। यह स्थान आज उत्तर भारत में वाराणसी के नाम से जाना जाता है। सुश्रुत के महत्वपूर्ण योगदानों में चीरा लगाने की तकनीकों का प्रदर्शन, दूसरे शरीर का निष्कर्षण, क्षारीय और तापीय दागना, दांत निकालना एवं काटना आदि शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने पुरहस्त, प्रोस्टेट ग्रंथि को निकालने एवं मूत्र मार्ग, हर्निया शल्य चिकित्सा, सीजरियन आदि की भी व्याख्या की है। उन्होंने हड्डियों के खिसकने के 6 प्रकारों, अस्थि भंग के 12 प्रकारों की व्याख्या करने के साथ ही हड्डियों का वर्गीकरण करते हुए चोट के समय उनकी प्रतिक्रिया को भी समझाया। उन्होंने आंखों की बीमारियों के विभिन्न प्रकार के 76 संकेतों, लक्षणों, रोग के निदान चिकित्सा, शल्य चिकित्सा एवं हस्तक्षेत्र का उल्लेख करते हुए मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा के बारे में भी लिखा है। उन्होंने सिलाई के पदार्थ के रूप में चींटी के सिरों का उपयोग करते हुए आंतों की सिलाई की विधि का वर्णन भी किया। उन्होंने शल्य चिकित्सा के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए शराब के उपयोग को भी आरंभ किया। सुश्रुत ने जानवरों, वनस्पतियों और खनिजों से निर्मित लगभग 650 प्रकार की दवाओं का उल्लेख किया है। सुश्रुत संहिता के अन्य अध्यायों में नवजात एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सुझाव पर जोर दिया गया है।
सुश्रुत ने विष और विषाक्तता के वर्गीकरण के साथ ही विषाक्तता के लक्षणों सहित उसकी प्राथमिक एवं दीर्घकालिक उपचार संबंधी विधियों पर विस्तृत जानकारी दी है। सुश्रुत संहिता को बाद में अरबी और फारसी में अनुवादित किया गया। इन अनुवादों ने भारत से बाहर आयुर्वेद के ज्ञान का प्रसार किया। और अब बारी है विज्ञान के रोचक तथ्यों को जानने की। तो चलिए विज्ञान के रोचक तथ्यों में आइए आज हम अस्थि के बारे में ही कुछ विशेष तथ्य जाने। हड्डियां मानव शरीर के कंकाल के रूप में कार्य करती हैं, शरीर के अंगों को हिलने डुलने देती हैं और अंगों को प्रभाव क्षति से बचाती हैं। वे लाल और सफेद रक्त कोशिकाओं का भी उत्पादन करते हैं। फीमर या जांघ की हड्डी मानव कंकाल की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। मध्य कर्ण में स्टेपीज मानव कंकाल की सबसे छोटी और सबसे हल्की हड्डी होती है। हाथ सबसे अधिक टूटी हुई हड्डियों में से हैं, जो सभी वयस्कों की लगभग आधी टूटी हुई हड्डियों के लिए जिम्मेदार हैं। कॉलरबोन बच्चों में सबसे अधिक टूटी हुई हड्डी है। यौवन के दौरान हड्डियों की लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। हालांकि जीवन के दौरान अस्थि घनत्व और ताकत बदल जाएगी। मानव शरीर की एकमात्र हड्डी जो किसी अन्य से नहीं जुड़ी है वह है हायोइड, जीभ के आधार पर स्थित एक वी आकार की हड्डी। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और अन्य खनिजों के साथ साथ प्रोटीन कोलेजन से बनी होती हैं। अब बारी है आपसे प्रश्न पूछने की। आज का प्रश्न है कि बोन मैरो या अस्थि मज्जा क्या है? रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? इन प्रश्नों के उत्तर गुरुवार तक मोबाइल नंबर 7974873610 पर भेजे जाने पर अगले सीरीज में सही उत्तर देने वालों के नाम की घोषणा की जाएगी। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एवं कमेंट शीघ्र ही कीजिए। धन्यवाद।